आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आजकल हर किसी की जुबान पे है ना। तेज चिप्स, कमाल का सॉफ्टवेयर, भविष्य बदलने की बातें। हाँ, क्षमताएं तो जबरदस्त है, पर इस सारी चमक दमक के पीछे एक ऐसी चीज छिपी है जिस पर ज्यादा बात होती नहीं है। वो क्या है? बिजली। एआई की बेतहाशा भूख बिजली के लिए। ये दिलचस्प है। सोचिए, अभी हाल में ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन, वो एक ही दिन में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हाँ, उनकी संपत्ति में करीब $100 बिलियन का इजाफा हुआ। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का कोई खेल नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये दिखाता है कि एआई में कितना भारी निवेश हो रहा है, खरबों डॉलर्स, और इससे जुड़ी उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं। और इस निवेश का आप देखिए एक बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है। कहाँ? उन विशाल डेटा सेंटरों को बनाने और चलाने में, जो एआई को असल में ताकत देते हैं। अच्छा, तो आज हम इसी पहलू पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं कि कैसे एआई की ये जो ऊर्जा की जरूरत है, ये ना सिर्फ हमारे घरों के बिजली बिल पर असर डाल सकती है, बल्कि दुनिया में जो शक्ति संतुलन है उसे भी पूरी तरह से बदल सकती है। ये लड़ाई अब सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स की नहीं रही। तो फिर किस चीज की है? ये असल में ऊर्जा उत्पादन और उसके नियंत्रण की एक नई वैश्विक होड़ बन गई है, खासकर अमेरिका और चीन के बीच। हमारा मकसद यही है कि एआई क्रांति की इस ऊर्जा निर्भरता को समझें, देखें कि डेटा सेंटरों की बिजली की मांग कैसे आसमान छू रही है। और क्यों ऐसा लग रहा है कि चीन इस जरूरी दौड़ में अमेरिका से आगे निकल रहा है। तो चलिए इस जटिल पर बहुत जरूरी विषय की परतों को खोलते हैं। इस विश्लेषण में गहराई तक जाने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जियो हिंट को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस बुनियादी बात से कि एआई सिर्फ डेटा नहीं खाता, ये भारी मात्रा में बिजली पीता है। हाँ, और डेटा सेंटर्स, जिन्हें आप एआई का दिमाग या दिल कह सकते हैं, वो अब दुनिया के सबसे बड़े बिजली उपभोक्ताओं में गिने जाने लगे हैं। जैसे आपने लैरी एलिसन की बात की, उनकी संपत्ति बढ़ी, पर इसका दूसरा पहलू भी तो है। बिल्कुल है। ओरेकल का जो हाल ही में ओपन एआई के साथ $300 बिलियन का अनुबंध हुआ है, अनुमान है कि सिर्फ वही अकेले 4.5 गीगावाट बिजली की मांग पैदा करेगा। 4.5 गीगावाट? ये कितना होता है अंदाजन? सोचिए जरा, ये अमेरिका के 2 बड़े हूवर डैम से पैदा होने वाली कुल बिजली के बराबर है। अरे बाप रे। या फिर यूं समझ लीजिए कि इतनी बिजली से करीब 40 लाख घरों को साल भर रोशन रखा जा सकता है। 40 लाख घर? ये सिंगापुर जैसे पूरे देश या चीन के बड़े औद्योगिक शहर शेंजन की कुल बिजली खपत के लगभग बराबर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक कंपनी का एक अनुबंध है। ये सोचना ही मतलब हैरान करने वाला है कि क्या भविष्य में हमारा बिजली का बिल इसलिए बढ़ेगा ताकि इन बड़ी कंपनियों के सर्वर फार्म ठंडे रहें और उनके एआई मॉडल चलते रहें? हाँ, ये सवाल तो है। और ये तो बस एक झलक है। मतलब और भी ज्यादा खपत होती है। चैट जीपीटी जैसे जो बड़े भाषा मॉडल हैं, उनको ट्रेन करने में यानी सिखाने में ही टेरावाट घंटे बिजली खर्च हो जाती है। टेरावाट घंटे। टेरावाट घंटे, ये कितनी ऊर्जा हुई? ये ऊर्जा की वो मात्रा है जो कई छोटे शहरों की सालाना जरूरत पूरी कर सकती है, सिर्फ ट्रेनिंग में। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि एक अनुमान है कि 2028 तक सिर्फ चिप्स, सर्वर और डेटा सेंटर बनाने और उनके रखरखाव पर ही दुनिया भर में $2.9 ट्रिलियन खर्च हो सकते हैं। 2.9 ट्रिलियन? ये तो कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। हाँ, इन डेटा सेंटरों में हजारों लाखों सर्वर एक साथ चलते हैं, भारी गर्मी पैदा करते हैं। उन्हें 24 घंटे ठंडा रखने के लिए कितने शक्तिशाली कूलिंग सिस्टम चाहिए होते होंगे। और वो कूलिंग सिस्टम खुद बहुत बिजली खाते हैं। एक औसत साइज का डेटा सेंटर भी इतनी गर्मी छोड़ता है जितनी हजारों घर मिलकर पैदा करते हैं। तो सोचिए, जो विशाल हाइपरस्केल डेटा सेंटर है, उनका क्या हाल होगा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे बिजली ग्रिड पर दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, ये मांग आ कहाँ से रही है और इसका असर क्या पड़ रहा है, इसे समझना जरूरी है। वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है? देखिए, आज दुनिया भर के सारे डेटा सेंटर्स मिलकर कुल बिजली उत्पादन का लगभग 2% इस्तेमाल कर रहे हैं। 2%? हाँ, अभी तो ठीक लगता है। हाँ। लेकिन एआई जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 8% या शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। 8% मतलब सिर्फ 6-7 साल में 4 गुना बढ़ोतरी। यही अनुमान है। अब सिर्फ अमेरिका की बात करें तो वर्जीनिया राज्य है, उसे मजाक में अब डेटा सेंटर एली कहने लगे हैं लोग। अच्छा। क्यों?
क्योंकि वहाँ 300 से ज्यादा बड़े डेटा सेंटर हैं और वहाँ की एक मुख्य बिजली कंपनी है डोमिनियन एनर्जी। उसका अनुमान है कि 2035 तक अकेले इसी इंडस्ट्री को वहाँ लगभग 11,000 मेगावाट बिजली चाहिए होगी। 11,000 मेगावाट। हाँ, और ये 2022 की उनकी जरूरत से लगभग 4 गुना ज्यादा है। अब ये 11,000 मेगावाट बिजली इतनी होती है कि इससे अमेरिका के करीब 88 लाख घरों को बिजली मिल सकती है। ये आंकड़े तो सही में सोचने पे मजबूर करते हैं। मैंने पढ़ा था गूगल ने खुद माना है कि एआई की वजह से उनकी बिजली की खपत एक साल में 20% बढ़ी है। हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट का कार्बन उत्सर्जन भी 2020 के बाद से 30% बढ़ गया है। इसका एक बड़ा कारण उनके नए एआई डेटा सेंटर्स का बनना और चलना है। ऐसा लगता है कई दशकों में ये पहली बार हो रहा है कि कोई एक अकेली टेक्नोलॉजी बिजली की मांग को इतनी तेजी से बढ़ा रही है। सही कह रहे हैं आप। और ये सिर्फ बिजली की ही बात नहीं है। इन विशाल सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए पानी भी तो चाहिए, भारी मात्रा में। हाँ, ये पहलू तो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अमेरिका के ओरेगन राज्य में गूगल का एक डेटा सेंटर है। उसने सिर्फ एक साल में 1.25 बिलियन गैलन पानी इस्तेमाल किया। 1.25 अरब गैलन, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, करीब 4.7 बिलियन लीटर। अब सोचिए उन इलाकों में जहाँ पहले से ही पानी की कमी है, सूखा पड़ रहा है, वहाँ इसका क्या असर पड़ेगा? संकट और गहराएगा ही। तो कहानी यहाँ से और पेचीदा हो जाती है। ये जो अरबों खरबों डॉलर की एआई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, इसके लिए जो बिजली चाहिए उसे पैदा करने और सप्लाई करने का बोझ असल में उठा कौन रहा है? ये बहुत अहम सवाल है। एक तरफ आप देखें तो ओरेकल, एनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां हैं, उनके मुनाफे आसमान छू रहे हैं। लैरी एलिसन जैसे लोग एक दिन में खरबों कमा रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ आम अमेरिकी नागरिकों के बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं। क्या इसके आंकड़े हैं? आंकड़े बताते हैं कि 2020 के बाद से अमेरिका में आम घरों के लिए जो औसत बिजली की दर है वो 30% से ज्यादा बढ़ चुकी है। 30%? और ये बढ़ोतरी यहीं रुकने वाली नहीं है। एक विश्लेषण कहता है कि डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग के कारण 2030 तक पूरे देश में बिजली के बिल औसतन 8% और बढ़ सकते हैं। और वर्जीनिया जैसे राज्यों में जहां डेटा सेंटर ज्यादा हैं, वहां ये बढ़ोतरी 25% तक भी हो सकती है। 25%? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आम उपभोक्ता अनजाने में ही दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों को उनकी एआई महत्वाकांक्षाओं के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं, अपनी जेब से ज्यादा बिजली बिल चुकाकर ऊर्जा की लागत का एक बड़ा हिस्सा आम उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है, जबकि मुनाफा कुछ गिनी चुनी कंपनियों को मिल रहा है। ये एक गंभीर सवाल तो है कि इस ऊर्जा क्रांति का लाभ और बोझ कैसे बंटना चाहिए। ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि तकनीकी प्रगति के सामाजिक और आर्थिक असर का मूल्यांकन करना कितना जरूरी है। और इसी तरह के विश्लेषण जो तकनीक के सामाजिक आर्थिक पहलुओं को सामने लाते हैं, हम जियो हिंद पर लाते रहते हैं। अगर आपको ये चर्चा महत्वपूर्ण लग रही है तो प्लीज हमारा समर्थन करें और जियो हिंद को सब्सक्राइब करें। अब वापस आते हैं अमेरिका की चुनौतियों पर। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स हो सकती हैं, पर क्या उसके पास उन चिप्स को चलाने के लिए जरूरत भर की और भरोसेमंद बिजली है? यहीं पर अमेरिका की असली कमजोरी सामने आती है। अमेरिकी बिजली ग्रिड, मतलब बिजली बनाने और उसे सब जगह पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम है, वो काफी पुराना है और कमजोर भी। कितना पुराना? औसतन अमेरिका में जो बिजली बनाने वाले प्लांट हैं वो 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कई ट्रांसमिशन लाइनें तो दशकों पुरानी हैं और अपनी क्षमता की बिल्कुल सीमा पर काम कर रही हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि नई बिजली परियोजनाओं को, खासकर सौर और पवन ऊर्जा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी वाली परियोजनाओं को ग्रिड से जोड़ने में सालों लग जाते हैं। कभी-कभी 5 से 10 साल तक का वक्त लग जाता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ सरकार कहती है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, दूसरी तरफ उसे ग्रिड से जोड़ने का इंतजाम ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। 2023 के आखिर तक की बात करें तो अमेरिका में लगभग 2000 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं थीं जो मंजूरी और ग्रिड कनेक्शन की लंबी कतार में फंसी हुई थीं। 2000 गीगावाट? ये कितनी बिजली होती है? आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, 2000 गीगावाट अमेरिका की मौजूदा कुल बिजली उत्पादन क्षमता से भी ज्यादा है। क्या मतलब जितनी बिजली अमेरिका आज पैदा करता है उससे ज्यादा की परियोजनाएं सिर्फ इंतजार कर रही हैं? हाँ, और इसकी एक बड़ी वजह है ट्रांसमिशन लाइनों की कमी।
मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका ने 1970 के दशक के बाद सी कोई बड़ी लंबी दूरी की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें बनाई ही नहीं है। ये काफी हद तक सही है। स्थानीय विरोध होते हैं, परमिट मिलने में सालों लगते हैं, निवेश की कमी है। इन सब वजहों से नई ट्रांसमिशन लाइनें बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब सोचिए अगर अमेरिका अपनी ही स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को समय पर ग्रिड से नहीं जोड़ पा रहा, तो वो एआई की वजह से जो 10 गुना तेजी से बिजली की मांग बढ़ रही है, उसे कैसे पूरा करेगा? ये एक तरह का टाइम बॉम्ब है। इसमें राजनीतिक अस्थिरता का भी तो कुछ रोल होगा। नीतियां बदलती रहती हैं शायद। बिल्कुल। जैसे बाइडेन प्रशासन ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत स्वच्छ ऊर्जा के लिए $370 बिलियन के भारी भरकम टैक्स क्रेडिट और इंसेंटिव दिए हैं। हाँ, सुना था। लेकिन इससे पहले जो ट्रंप प्रशासन था, उन्होंने पेरिस समझौते से हटने, स्वच्छ ऊर्जा नियमों को कमजोर करने जैसे कदम उठाए थे, खासकर अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को रोका था। और चीन से आने वाले सोलर पैनल पर टैरिफ भी लगाए थे। हाँ, जिससे अमेरिका में सौर ऊर्जा लगाना महंगा हो गया। तो इस तरह की जो राजनीतिक खिंचतान है और नीतियों में जो अनिश्चितता है, वो निवेशकों को हतोत्साहित करती है और ग्रिड को अपग्रेड करने के लिए जो जरूरी लंबे समय के निवेश चाहिए, उसमें बाधा डालती है। तो एक तरफ है अमेरिका जो अपने पुराने ग्रिड, धीमी नौकरशाही और राजनीतिक अनिश्चितता से जूझ रहा है। ऐसे में उसका जो मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंदी है चीन, वो क्या कर रहा है? क्या वो भी इन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहा है? चीन का नजरिया और रवैया इस मामले में बिल्कुल अलग है। वो इस ऊर्जा जरूरत को एक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे और एक आर्थिक अवसर के तौर पर देख रहा है। युद्ध स्तर पर मतलब कितनी तेजी से? आंकड़े देखिए। अकेले साल 2023 में चीन ने 220 गीगावाट नई सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की। 220 गीगावाट एक साल में? हाँ, और ये आंकड़ा अमेरिका ने अपने पूरे इतिहास में जितनी सौर क्षमता स्थापित की है, उससे भी ज्यादा है। सोचिए, सिर्फ एक साल में चीन ने अमेरिका की कुल क्षमता से ज्यादा सौर ऊर्जा जोड़ दी। ये तो अविश्वसनीय गति है। और ये सिर्फ शुरुआत है। आज की तारीख में चीन दुनिया के 80% से ज्यादा सौर आपूर्ति श्रृंखला, मतलब सोलर सप्लाई चेन, को नियंत्रित करता है, पॉलीसिलिकॉन बनाने से लेकर सोलर पैनल और इन्वर्टर बनाने तक। इसका मतलब दुनिया भर में सौर ऊर्जा का विस्तार एक तरह से चीन पर निर्भर है। काफी हद तक। आज चीन के पास कुल मिलाकर लगभग 450 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता है, जो अमेरिका से करीब 4 गुना ज्यादा है। और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य की योजनाओं को देखें तो चीन की पाइपलाइन में 670 गीगावाट से ज्यादा की नई सौर परियोजनाएं हैं। ये अमेरिका की पाइपलाइन से लगभग 6 गुना ज्यादा हैं। तो सौर ऊर्जा में तो चीन बहुत आगे निकल गया है। लेकिन क्या वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर ही ध्यान दे रहा है? नहीं, चीन हर तरह की ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा है। वो आज भी अपनी औद्योगिक जरूरतें पूरी करने के लिए हर हफ्ते औसतन एक नया कोयला आधारित बिजली संयंत्र शुरू कर रहा है। कोयला भी? हाँ, और साथ ही वो परमाणु ऊर्जा में भी भारी निवेश कर रहा है। चीन में इस समय 24 नए परमाणु रिएक्टर बन रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम है। और बिजली बनाने के साथ साथ उसे देश भर में पहुंचाने के लिए भी कुछ कर रहा है। वो जो अमेरिका की ट्रांसमिशन वाली समस्या है, उसका क्या है? चीन के पास कोई हल है? चीन इस पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। वो अल्ट्रा हाई वोल्टेज यानी यूएचवी ट्रांसमिशन लाइनों का एक विशाल नेटवर्क बना रहा है। यूएचवी लाइंस, ये क्या होती हैं? इन्हें आप बिजली के सुपर हाईवे समझ सकती हैं। ये हजारों किलोमीटर दूर तक बहुत कम नुकसान के साथ भारी मात्रा में बिजली पहुंचा सकती हैं। अच्छा। ये लाइनें चीन के पश्चिमी इलाकों, जहां सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता ज्यादा है, वहां से बिजली लेकर पूर्वी तट के औद्योगिक और आबादी वाले इलाकों तक ला रही हैं। और डेटा सेंटर के लिए क्या कर रहा है चीन? वो अपने डेटा सेंटरों को भी बहुत सोच समझकर रणनीतिक रूप से उन जगहों पर बना रहा है जहां पानी आसानी से मिले, या देश के अंदरूनी हिस्सों में जहां बिजली सस्ती है। और वो पारंपरिक एयर कूलिंग के बजाय ज्यादा कुशल लिक्विड कूल्ड डेटा सेंटर बनाने पर भी जोर दे रहा है, ताकि ऊर्जा और पानी दोनों की बचत हो। सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि एआई की ये जो दौड़ है, ये असल में चिप्स या सॉफ्टवेयर की नहीं बल्कि ऊर्जा की दौड़ बन गई है। निस्संदेह असली लड़ाई अब इसी मोर्चे पर लड़ी जा रही है, ऐसा लगता है। अमेरिका और चीन के बीच ये चिप्स पर व्यापार युद्ध से कहीं ज्यादा गहरा ऊर्जा उत्पादन और नियंत्रण का युद्ध है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, बिना पर्याप्त और भरोसेमंद बिजली के कोई डेटा सेंटर नहीं चल सकता।
और बिना डेटा सेंटरों के एआई का कोई भविष्य नहीं है। हम शायद 21वीं सदी की पहली वास्तविक ऊर्जा हथियार दौड़, मतलब एनर्जी आर्म्स रेस के मुहाने पर खड़े हैं। जैसे पिछली सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर थी और ओपेक यानी तेल उत्पादक देशों का संगठन, उसका दबदबा था। क्या वैसा ही कुछ भविष्य में बिजली के साथ हो सकता है? कि जो देश बिजली उत्पादन और सप्लाई को नियंत्रित करेगा, वही एआई के भविष्य की दिशा तय करेगा। हाँ, ये एक बहुत वाजिब तुलना है। जैसे तेल ने 20वीं सदी की भू राजनीति को आकार दिया, वैसे ही बिजली, खासकर स्वच्छ और सस्ती बिजली, 21वीं सदी में रणनीतिक बढ़त का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि अगर अमेरिका अपने ग्रिड को तेजी से आधुनिक नहीं बनाता, रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ने की रफ्तार नहीं बढ़ाता और ऊर्जा नीतियों में स्थिरता नहीं लाता, तो उसे भविष्य में बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है और कीमतें आसमान छू सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, एआई की इस वैश्विक होड़ में चीन से पिछड़ने का गंभीर खतरा है। तो भले ही लैरी एलिसन और ओरेकल जैसी कंपनियां आज एआई बूम से खरबों कमा रही हों, लेकिन लंबी अवधि में असली विजेता शायद वो कंपनियां नहीं होंगी। हाँ, असली विजेता वो देश होगा जो इस एआई क्रांति को चलाने वाली बिजली पर नियंत्रण हासिल कर लेगा। और मौजूदा रुझानों को देखें तो वो देश चीन नजर आ रहा है। लगता तो यही है। अमेरिका के पास भले ही सबसे उन्नत चिप डिजाइन हो, लेकिन अगर उन्हें चलाने के लिए पावर स्विच चीन के हाथ में चला गया, तो ये बढ़त शायद उतनी मायने न रखे। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल, एआई की ऊर्जा जरूरतें और अमेरिका चीन के बीच जो ये नई ऊर्जा दौड़ पनप रही है उस पर। हमने देखा कि कैसे एआई की अद्भुत क्षमता भारी ऊर्जा मांग पर टिकी है। हाँ, और कैसे अमेरिका का पुराना ग्रिड और धीमी प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है, जबकि चीन युद्ध स्तर पर अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा है। चिप्स अमेरिका के पास हो सकते हैं, पर बिजली का नियंत्रण किसके हाथ में होगा? ये सवाल आने वाले वक्त में और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एआई आपके इलाके में बिजली की मांग और बिलों को प्रभावित करेगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के गहन विश्लेषण और जानकारीपूर्ण चर्चाओं में रुचि रखते हैं और अभी तक नहीं किया है, तो जियो हिंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं आपके सोचने के लिए। ऊर्जा की लागत और भू राजनीति के इन जटिल समीकरणों से परे एआई की ये जो अभूतपूर्व ऊर्जा मांग है, ये हमारे समाज, हमारे पर्यावरण और हमारे रहने के तौर तरीकों में और कौन से ऐसे अनदेखे गहरे बदलाव ला सकती है, जिनके बारे में हमने शायद अभी तक सोचना भी शुरू नहीं किया है।